सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय के 2018 के प्रश्न पत्र को पूरा हल करने वाले हैं। वीडियो लंबी होगी दोस्तों, तो इसीलिए आप लोग धैर्य बना करके पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिएगा और देखिएगा किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस प्रकार आपको उन प्रश्नों का उत्तर कॉपी में लिखना होता है, यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले के भी प्रश्न पत्र दोस्तों हमने सॉल्व किए हैं और इसके बाद के भी प्रश्न पत्र मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। इससे पहले हम लोग आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय को पूरा पढ़ चुके हैं दोस्तों। मैंने जैसे आपको क्लास में पढ़ाया जाता है वैसे मैंने क्लासेस ली हैं और पूरा सिलेबस आपका मैंने खत्म किया है। पूरा सिलेबस मैंने आपको पढ़ाया है। हर एक चैप्टर दोस्तों आपका मैंने पहले उस पे जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं समझाए हैं, एग्जाम्पल्स करवाए हैं मैंने, और उसके बाद दोस्तों मैंने एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए हर एक चैप्टर के बाद उस पे आधारित क्वेश्चंस सॉल्व कराए हैं। इसके बाद मैंने आपके राजन सीरीज, राजन पवन सीरीज के सभी बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों को मैंने करा दिया है, तो यह भी आप दोस्तों देख लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं। गणित की वीडियोस, इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गणित के सामने जो लिंक होगा उस पर क्लिक करके आप गणित की सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, यह क्वेश्चन पेपर 1 घंटे का होता है और 25 नंबर का होता है और सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस हमको सॉल्व करना है 1 घंटे के अंदर। तो बहुत ही तेजी के साथ आपको इस पेपर को पूरा सॉल्व करना है और 25 में 25 अंक लाने हैं। इस तरीके से आप माइंडसेट बना करके चलिए और कॉपी पेन हाथ में रखिए ताकि आप लोग जल्दी से सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाए। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या ऋण 24/45 के समतुल्य संख्या है। तो जल्दी से अब आप यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं इनको देखिए। ऋण 24/45 को आप क्या लिख सकते हैं? ऋण 24/45 को अगर आप 3 से ऊपर नीचे काटते हैं तो ये नीचे 15 बार में और ऊपर 24 8 बार में, यानी कि यह ऋण 8/15 इतना भी लिखा जा सकता है। देखिए ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन बा में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बा यहाँ पे सही हो जाएगा। और कॉपी में जब आप लिखेंगे तो देख लीजिए कॉपी में आप किस प्रकार अपने उत्तर को लिखेंगे। सबसे पहले आपने बहुविकल्पीय प्रश्नों को स्टार्ट किया है तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपको हेडिंग डाल देना है और उत्तर संख्या आप 1 लिख रहे हैं, 1 का उत्तर दे रहे हैं, तो बस आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों में जो ऑप्शन सही है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन बा सही है तो ऑप्शन बा आप लिखेंगे, उत्तर संख्या 1 डाल करके आप ऑप्शन बा लिखिएगा और ऑप्शन बा में जो सही है, जो उत्तर आया आपका ऋण 8/15 है, वह आपको लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार आपको कॉपी में लिखना है। अब देखिए अगला प्रश्न है, समीकरण x/4 + 10 = -4 में x का मान होगा। तो देखिए दोस्तों, x/4 + 10 = -4 यही आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आप पहले हर समान कर लीजिए तो हो जाएगा x धन 10 के नीचे 1 था, 4 कर दिया है तो 4 से ऊपर गुणा कर देंगे तो 10 की जगह हो जाएगा 40 और बराबर ऋण 4। अब ये जो नीचे 4 है इसका गुणा आप इधर कर दीजिए, इसे बराबर के उधर भेजेंगे तो गुणे में हो जाएगा। ठीक है, तो x धन 40 बराबर हो जाएगा ऋण 4 गुणे 4, या फिर आप लिख सकते हैं x धन 40 बराबर ऋण 16। और फिर देखिए आप अचर को एक तरफ करिए, यानी कि x बराबर धन 40 इधर आएगा तो ये हो जाएगा ऋण 40। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा? दोनों ऋणात्मक है तो आपस में जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा ऋण 56। तो यहाँ से आपको x का जो मान मिल गया दोस्तों वह हो गया ऋण 56। अब यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन में पहला आपको आ दिया है ऋण 56। ठीक है, तो आप उत्तर में भी लिख लीजिए इस प्रकार, उत्तर संख्या 2 आ सही है ऋण 56। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, एक वर्ग जिसकी भुजा
1.6 मीटर है वर्ग का क्षेत्रफल होगा। अब दोस्तों वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया बराबर होता है ए का स्क्वायर, भुजा का वर्ग होता है, यानी कि 1.6 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 2.56 वर्ग मीटर। ठीक है, तो अब देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बा में दिया गया है, तो ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा और उत्तर संख्या 3 बा सही है, 2.5 वर्ग मीटर। इस प्रकार आप लिख लीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी सम मतलब जो 2 से कटने वाली संख्या हो और अभाज्य भी हो, तो ऐसी संख्या 2 खुद ही होती है दोस्तों। तो ऑप्शन बा यहाँ पे सही हो जाएगा, चौथे का बा 2। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की ऊंचाई है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, आधार दिया गया है और ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको भी पता होगा। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वह होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, अब एरिया आपको यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, त्रिभुज का एरिया कितना दिया गया है, 45 वर्ग मीटर और आधार का मान 15 दिया गया है। एरिया की जगह आप 45 रखिए और 1/2 आधार का मान दिया गया है 15 और ऊंचाई को ऐसे ही लिख लीजिए। अब देखिए 1/2 का जो बटे में 2 है, इस 2 का ऊपर गुणा होगा और इस 15 का इधर बराबर के इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो ऊंचाई बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ऊंचाई बराबर आप लिख सकते हैं 45 गुणे 2/15। अब 15 से 45 काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा और ऊंचाई बराबर आप लिखेंगे तो 3 गुणे 2 यानी कि 6 मीटर आपको ऊंचाई यहाँ पे मिल जाएगा। 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको दोस्तों ऊंचाई मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दा जो है 6 सेंटीमीटर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उत्तर संख्या 5 दा ऑप्शन और 6 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। ठीक है, पांचों बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे पूरे होते हैं। अब हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। देखिए अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि a² + 1/a² = 2 हो तो 1/a+a का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों इसका मान आपको दिया गया है और इसका मान आपसे पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अतिलघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर हम कर रहे हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए आप और उत्तर संख्या 6। अब देखिए आपको पता है a² + 1/a² की वैल्यू 2 है और आपको निकालना है 1/a+a का वैल्यू। अब यहाँ पे दोस्तों जिसका मान हमको निकालना है 1/a+a, इसी का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर आप करेंगे तो आपको a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगा देना है। तो इसका स्क्वायर आप करेंगे तो 1/a+a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/a का स्क्वायर प्लस a² + 2 × 1/a × a। ठीक है दोस्तों, इसको बस हमने यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है और इसे इस प्रकार लिख दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1/a का होल स्क्वायर बराबर 1/a² + a² + 2। यहाँ पे a कैंसिल हो गया था। अब देखिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 1/a² + a² आपको दिख रहा है और इसकी वैल्यू आपको पता है। तो इसकी वैल्यू आप देखिए यहाँ पे आपको 2 पता है, तो इसकी वैल्यू आप 2 यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू 2 रख देंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 4 लिख लिया। अब इस स्क्वायर को हम लोग दोस्तों इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा करनी में। ठीक है, बराबर के इधर भेजेंगे स्क्वायर को तो ये करनी हो जाएगा और 1/a धन a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, करनी में 4 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो 1/a धन a का मान कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसी का मान आपसे पूछा था। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7,
ऋण 4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो दोस्तों किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है दोस्तों? किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिससे हम लोग उस संख्या में अगर गुणा कर दें तो हमें मान 1 प्राप्त हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ऋण 4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम x है। ठीक है, हमें यही निकालना है, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू x है, और जैसा कि परिभाषा से आपको पता है कि गुणात्मक प्रतिलोम अगर संख्याएं आपस में हैं तो दोनों का जो गुणा होता है वह 1 के बराबर होता है। तो ऋण 4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम x हमने माना है, तो ऋण 4/9 गुणे x का मान कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो यही हमने लिख दिया है यहाँ पे, ऋण 4/9 गुणे x बराबर 1। अब यहाँ जो बटे में 9 है दोस्तों, इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो ऊपर ये गुणे के रूप में हो जाएगा, 1 में गुणा होगा तो 9, और फिर इस ऋण 4 को हम लोग इधर भेजेंगे बराबर के, तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मान दिख जा रहा है x का 9/4 या ऋण 9/4 आप जिसे कह सकते हैं। तो ऋण 4/9 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा दोस्तों वह होगा ऋण 9/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपए कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताया है कि जो 5 पुस्तकों का मूल्य है वह 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपए कम है। तो आपको एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए उत्तर संख्या 8 है ये, हमें एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात करना है, तो हम लोग उसे मान लेते हैं कि एक पुस्तक का मूल्य x है। ठीक है, अब प्रश्न में जैसा कि दिया गया है दोस्तों कि जो 5 पुस्तक का मूल्य है वह 7 पुस्तक के मूल्य से 72 रुपए कम है। तो इसे देखिए आप समीकरण के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। इसे अगर आप समीकरण के रूप में दोस्तों लिखना चाहें तो सबसे पहले दोस्तों जो आपको प्रश्न में दिया गया है वह आप फिर से सोचिए। जो 5 पुस्तकों का मूल्य है वह 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपए कम है, यानी कि हम अगर 7 पुस्तकों के मूल्य में से 5 पुस्तकों के मूल्य को घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 72 रुपए। अगर दोस्तों एक पुस्तक का मूल्य x रुपए है तो 7 पुस्तक का मूल्य कितना होगा? 7x होगा, 7 गुणे x यानी कि 7x होगा। और इसी प्रकार 5 पुस्तक का मूल्य कितना होगा? 5x होगा। ठीक, तो जैसा कि अभी आपने प्रश्न के अकॉर्डिंग देखा कि अगर 7 पुस्तक के मूल्य में से हम लोग 5 पुस्तक के मूल्य को घटा देते हैं तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 72 रुपए। ठीक है, तो यही आप दिखा दीजिए, 7x - 5x बराबर 72। ठीक, अब यहाँ पे बचेगा 7x में से 5x घटेगा तो 2x बच जाएगा, 2x बराबर 72 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 72/2, और x का मान कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोस्तों कि एक पुस्तक का मूल्य 36 रुपए है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें दोस्तों प्रश्न संख्या 9 में आपसे कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याएं हैं, मतलब कि जैसे 2, 3 और 4 यह तीनों क्या हैं? क्रमागत संख्याएं हैं। तो ऐसी ही कोई 3 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका जो योग है वह 87 है। तो आपको जो दूसरी संख्या है उन तीनों क्रमागत संख्याओं में उसका मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए उत्तर संख्या 9 आप डाल लीजिए, और आपसे तीनों क्रमागत संख्याओं, अब दोस्तों आपसे तीनों क्रमागत संख्याओं में से दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो मान लेते हैं हम लोग कि पहली क्रमागत जो संख्या है वह x है। ठीक है, तो अब आप जानते हैं दोस्तों कि अगर कोई 3 क्रमागत संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है, जैसे 2, 3 और 4, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, एक और आगे बढ़ेंगे तो इससे यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे। तो यही है दोस्तों कि जब एक संख्या आपने x मान लिया तो दूसरी संख्या क्या होगी? x धन 1 होगी। ठीक है, और इसके बाद दूसरी के बाद जो तीसरी संख्या आएगी
उसकी वैल्यू कितनी कैसे निकलेगी, उसकी वैल्यू दूसरी संख्या में 1 जोड़ करके निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर पहली संख्या आप x मानते हैं तो दूसरी संख्या x धन 1 होगी और तीसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या यानी कि x धन 1 धन 1 होगी। ठीक, तो तीसरी संख्या आपको कितनी मिल गई, x धन 2। तो यहाँ पे आपको पहली, दूसरी और तीसरी संख्या की वैल्यू x के रूप में मिल गई। अब दोस्तों आपसे प्रश्न में कह रहा है कि तीनों संख्याओं का जो योग है, जो तीन क्रमागत संख्याएं हैं उनका योग जो है वह 87 के बराबर है। तो आप तीनों क्रमागत संख्याओं को जोड़ लीजिए, उसे 87 के बराबर दिखा दीजिए। ठीक है, तो देखिए पहली क्रमागत संख्या कितनी है, x है, तो x धन दूसरी क्रमागत संख्या क्या है, x धन 1 है और तीसरी क्रमागत संख्या भी जोड़ लेंगे तो x धन 2 है तीसरी क्रमागत संख्या। तो इन तीनों का योग किसके बराबर है, 87 के। तो यही आप दिखा दीजिए। अब देखिए इधर जोड़ेंगे तो x x x आपस में जुड़ेगा तो हो जाएगा 3x और ये 1 और ये 2 आपस में जुड़ेंगे तो हो जाएगा धन 3 और बराबर 87। ठीक, अब आप क्या लिख सकते हैं, 3x बराबर 87 माइनस 3, ये धन 3 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ऋण 3। ठीक है, अब देखिए आप क्या लिख सकते हैं, 3x बराबर 84 या फिर आप लिख सकते हैं x बराबर 84/3 या फिर आपको x का मान 28 मिल जाएगा। मतलब पहली संख्या जो आपको मिल गई वह 28 मिल गई। लेकिन प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि द्वितीय क्रमागत संख्या का मान बताओ। तो द्वितीय क्रमागत संख्या क्या होगी दोस्तों, x धन 1 होगी, यानी कि 28 धन 1, x की वैल्यू आपको 28 मिल गया है यहाँ पे, तो 28 धन 1 कितना हो जाएगा, 29। तो दूसरी क्रमागत संख्या जो है दोस्तों वह 29 है। 28, 29 और 30 यही संख्याएं थी और आपसे दूसरी क्रमागत संख्या पूछा था, तो 29 आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 10 है, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, आयत की परिमाप ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया है और परिमाप आपसे पूछ रहा है, तो कुछ करना नहीं है, बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए उत्तर संख्या 10, आयत की लंबाई आपको पता है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको पता है 6 सेंटीमीटर और आयत के परिमाप का दोस्तों आपको फॉर्मूला पता होता है कि ये होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब यह फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आयत आप एक बनाइए, एक आयत आपने बना लिया। ठीक है, और परिमाप दोस्तों आपको पता ही है कि परिमाप जो होता है वह अगर एक बिंदु से A पॉइंट से हम लोग चलना शुरू करें, फिर B पॉइंट पे पहुंचे, फिर इसके बाद C पॉइंट पे पहुंचे, फिर D पॉइंट पे पहुंचे और फिर D से चलते हुए फिर से A पे पहुंच जाएं, तो ये जो चली गई दूरी होती है दोस्तों यही परिमाप होता है। ठीक है, अब इस परिमाप को दोस्तों निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस परिमाप को निकालने के लिए आप ये जो लंबाई है इसमें जोड़ सकते हैं ये चौड़ाई, फिर इसमें ये लंबाई जोड़ सकते हैं, फिर इसमें ये चौड़ाई जोड़ सकते हैं, यानी कि 2 बार लंबाई जुड़ रही है और 2 बार चौड़ाई जुड़ रही है। तो वही इस फॉर्मूले में होता है दोस्तों। ठीक है, तो आप सिंगल भी जोड़ सकते हैं, जैसे ये 10 सेंटीमीटर होगा और ये 6 सेंटीमीटर होगा और ये लंबाई 10 सेंटीमीटर होगा और ये 6 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए 10 और 6 16, 16 और 10 26 और 26 और 6 32 सेंटीमीटर आप ऐसे जोड़ेंगे चारों भुजाओं को तो आ रहा है, और आप फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दोस्तों आयत का परिमाप हो गया 32 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, एक बर्तन में 7800 घन सेंटीमीटर पानी है, बर्तन में कितने लीटर पानी है यह पूछ रहा है। अब दोस्तों बर्तन में जितना भी पानी है वह आपको सेंटीमीटर क्यूब के रूप में दिया गया है और आपसे लीटर के रूप में पूछ रहा है। बस यहाँ पे यूनिट का खेल है, इकाई का खेल है, आपको सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में किस प्रकार लिखना है यही आपको आना चाहिए, तो आप यह प्रश्न बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। अब दोस्तों बस एक चीज
यहाँ पे एक संबंध लीटर और सेंटीमीटर में होता है, वह आपको अगर पता हो तो आप बहुत ही आसानी से यह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 1 लीटर में दोस्तों 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है या 1000 घन सेंटीमीटर जिसे हम लोग बोलते हैं वो होता है। यह अगर आपको पता है तो आप बहुत ही सरलता से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो देखिए हम लोग किस प्रकार हल कर रहे हैं। उत्तर संख्या 11। अब बर्तन में कितना पानी है? 7800 घन सेंटीमीटर और 1 लीटर में कितना होता है? 1000 घन सेंटीमीटर होता है। या फिर अगर हम लिखना चाहें कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में यानी कि 1 घन सेंटीमीटर में कितना लीटर होता है, तो 1 घन सेंटीमीटर में 1/1000 लीटर होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों 7800 घन सेंटीमीटर में कितना लीटर होगा? तो 7800 गुणे 1/1000 लीटर। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1 घन सेंटीमीटर में 1/1000 लीटर है, तो 7800 घन सेंटीमीटर में कितना लीटर होगा? 7800 गुणे 1/1000 लीटर होगा। अब यहाँ पे आप गुणा करा दीजिए। देखिए यहाँ पे शून्य शून्य आपस में कट जाएंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए और ये कितना हो जाएगा? 78/10 लीटर, या फिर इसे आप लिख सकते हैं 7.8 लीटर। और उत्तर में आप लिख लीजिएगा कि बर्तन में 7.8 लीटर पानी है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हैं। तो चलिए हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक वर्गाकार पार्क का भुजा दिया गया है, मतलब कि एक 30 मीटर वर्गाकार पार्क है और उस पार्क के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। और आपसे बोल रहा है कि इस पार्क में अगर घास लगवाना हो 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर के दर से, तो कितना खर्च आएगा, यह आपसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, तो लघुत्तरीय प्रश्न आप हेडिंग डाल लीजिएगा। अब देखिए उत्तर संख्या 12। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग पार्क का एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए 30 मीटर भुजा का पार्क है, तो यह पूरा जो बाहर का आप देख रहे हैं यह पूरा पार्क है और इसके बाद यह 1 मीटर चौड़ा, चारों तरफ से 1 मीटर चौड़ा रोड निकाला गया है। ठीक है, पार्क में तो 1 मीटर चौड़ा यह रोड है। ठीक है, इस रोड को आप छोड़ दीजिए। अब इसके बाद जो एरिया बच रहा है उसी एरिया पे तो घास लगेगा, रोड पे तो घास लगेगा नहीं। और आपसे घास लगवाने का ही खर्च कैलकुलेट करने को, निकालने को कहा जा रहा है। तो घास का खर्च निकालने के लिए दोस्तों, घास लगवाने का खर्च निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले वह क्षेत्रफल निकालना है जिस क्षेत्रफल पे घास लगनी है। तो देखिए घास जो लगेगी वह अंदर एक वर्ग बन रहा है। ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा दोस्तों क्या है? जिसकी प्रत्येक भुजा आप देख पा रहे हैं 1-1 मीटर छोड़ने के बाद दोनों साइड से 1-1 मीटर जब घटेगा तो बच जाएगा केवल 28 मीटर की भुजा। तो आप अंदर एक वर्ग देख पा रहे हैं जिसकी जो भुजाएं हैं वह सभी 28 मीटर की हैं। तो अब इस वर्ग का दोस्तों आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। 1 मीटर चौड़ा रास्ता निकालने के बाद पार्क का क्षेत्रफल जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 28 गुणे 28 यानी कि 784 वर्ग मीटर। तो आपको अब उस एरिया का क्षेत्रफल पता चल गया जिसपे घास लगना है। ठीक है, और दर आपको पता है 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो आप जब आपको 1 वर्ग मीटर पर घास लगवाने का खर्च पता है 2 रुपए है, तो 784 वर्ग मीटर पर घास लगवाने का खर्च कितना होगा? 2 गुणे 784 यानी कि 1568 रुपए। तो दोस्तों इतना 1568 रुपए का खर्च आएगा इस पार्क में घास लगवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि a प्लस बी इक्वल टू 12 और a माइनस बी इक्वल टू 2 हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए।
तो देखिए उत्तर संख्या 13 a प्लस बी का मान आपको दिया गया है और a माइनस बी का मान आपको दिया गया है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान दोस्तों आपसे पूछ रहा है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दोस्तों आपको पता होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी का भी वैल्यू आपको पता है और a माइनस बी का भी वैल्यू आपको पता है। तो a प्लस बी की जगह आप 12 रख दीजिए, 12 दिया गया है और a माइनस बी की वैल्यू 2 दिया गया है तो 2 रख दीजिए। तो आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पता चल जाएगी 24। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 24। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर हो जाएगा 24। अब देखिए प्रश्न संख्या 14, एक न्याय पंचायत में 3x प्लस 2 ग्राम सभाएं हैं। यदि प्रत्येक ग्राम सभा में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 मतदाता हैं तो यदि x बराबर 2 हो तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक न्याय पंचायत में कितनी ग्राम सभाएं हैं और एक ग्राम सभा में कितने मतदाता हैं, यह आपको संख्या जो है वह x के रूप में दी गई है और आपसे कुल मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है जब x का मान 2 हो। ठीक है, तो यह हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको दोस्तों कुल मतदाताओं की संख्या निकालना है तो आपको क्या करना है, बस जितनी ग्राम सभाएं हैं उसका गुणा कर देना है एक ग्राम सभा में जितने मतदाता हैं उसकी संख्या से। तो ग्राम सभाओं की संख्या का गुणा हो जाएगा मतदाताओं की संख्या में। तो यहाँ देखिए 3x प्लस 2 ग्राम सभाएं हैं और इनटू मतदाता कितने हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। तो यहाँ पे देखिए 3x का मल्टीप्लाई होगा इस तीनों पदों में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x का मल्टीप्लाई जब x स्क्वायर में होगा तो हो जाएगा 3x क्यूब, फिर 3x का गुणा होगा प्लस 3x में तो हो जाएगा प्लस 9x स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए 3x का गुणा होगा प्लस 6 में तो हो जाएगा प्लस 18x और इसी प्रकार 2 का गुणा इन तीनों पदों में होगा तो ये हो जाएगा धन 2x स्क्वायर धन 6x धन 12। ठीक, अब देखिए x क्यूब का कोई पद है तो x क्यूब का कोई पद नहीं है तो 3x क्यूब को आप इसी प्रकार लिख लीजिए। फिर देखिए x स्क्वायर का कोई और पद है 9x स्क्वायर के अलावा तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में जुड़ के 11x स्क्वायर हो जाएंगे, फिर प्लस यहाँ पे 18x है और यहाँ पे 6x है तो ये हो जाएगा प्लस 24x और यहाँ पे देखिए आप कांस्टेंट में केवल एक ही पद है धन 12 तो यहाँ पे हो जाएगा धन 12। अब जैसा कि आपसे कह रहा है कि x की वैल्यू जब 2 हो तब आपको मतदाताओं की कुल मतदाताओं की संख्या निकालनी है। तो कुल मतदाताओं की संख्या दोस्तों हमने x के रूप में निकाल लिया है। अब इसी x में आपको वैल्यू 2 पुट कर देना है, इसी मान में आपको x की वैल्यू 2 पुट कर देना है, आपको कुल मतदाताओं की संख्या मिल जाएगी। तो देखिए 3x क्यूब, अब x की जगह रखना है 2 तो हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 3। ठीक, फिर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर है यानी कि 2 का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं 4, फिर प्लस 24 x की जगह 2 तो 24 इंटू 2 हो जाएगा, फिर प्लस 12। अब देखिए 3 और 2 के घाते 3 तो 2 के घाते 3 कितना होता है दोस्तों 8 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। अब 8 का गुणा जब 3 में होगा तो कितना हो जाएगा 24। ठीक, फिर धन 11 का गुणा यहाँ पे 4 में होगा तो कितना हो जाएगा ये 44, फिर धन 24 का गुणा 2 में होगा तो ये हो जाएगा 48, फिर धन 12। ठीक, अब इन सबको जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 128। ठीक, तो दोस्तों पूरे न्याय पंचायत में जो मतदाताओं की संख्या हो गई वह 128 हो गई। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों, यदि AB बराबर 5 और A माइनस बी बराबर 4 हो तो A क्यूब प्लस B क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको AB का मान 5 दिया गया है और A माइनस बी का मान 4 दिया गया है। इन दोनों मान की सहायता से आपको A क्यूब प्लस B क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। देखिए उत्तर संख्या 15 हमें ज्ञात है AB बराबर 5 और A माइनस बी बराबर 4 और मान निकालना है A क्यूब प्लस B क्यूब का। अब दोस्तों
क्यूब के रूप में है तो कुछ क्यूब का फॉर्मूला जरूर आएगा, ये आप लोग ध्यान रखिए। और जो सबसे बेसिक क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, वह आपको याद होगा दोस्तों, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। यह होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हम अगर a धन b का क्यूब अगर केवल लिखना चाहें, अगर a क्यूब धन b का क्यूब हम केवल लिखना चाहें तो देखिए a का क्यूब धन b का क्यूब हम कितना लिख सकते हैं, a प्लस b के होल क्यूब में से ये घट जाएगा, ये पार्ट घट जाएगा, इधर धन में है उधर भेज देंगे तो ऋण में हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर आप लिख सकते हैं a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जिसका मान आपको ज्ञात करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब, यह बराबर के एक तरफ है और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब है और माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी है। ठीक है, और इसको हम समीकरण 1 नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिए, इसी का यूज करके हम लोग मान ज्ञात करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोस्तों देखिए आप a क्यूब अगर b क्यूब का मान हमें दोस्तों यहाँ पे निकालना है तो हमें a प्लस b का मान ज्ञात होना चाहिए और ab का मान हमें ज्ञात है और यहाँ पर भी a प्लस b का मान हमको चाहिए जो कि हमें यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो यहाँ पे दोस्तों a प्लस b का मान निकालना जरूरी है, तो हम लोग a प्लस b का मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए a प्लस बी का मान निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसे देखिए किस प्रकार लिखेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दोस्तों आपको पता ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab प्लस 4ab। देखिए ये जितना है माइनस 2ab और प्लस 4ab, यह इसी के बराबर है, हमने कुछ किया नहीं, हमने बस 2ab प्लस कर दिया है और 2ab माइनस कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे 2ab जोड़ दिया है, उसके बाद 2ab घटा दिया है, तो जो घटने वाला 2ab है उसको हमने इधर लिख लिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ और प्लस 2ab जो था उसे हम लोग ये जो धन 2ab था इसमें जोड़ दिया है। ठीक है, तो अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को कितना लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे कितना बच गया है 4ab, तो धन 4ab हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसमें कि a माइनस बी आ रहा है और ab आ रहा है और इन दोनों का मान हमें पता है, a माइनस बी का भी मान पता है और ab का मान भी हमको पता है, तो इन दोनों का मान यहाँ पे हम रख देंगे। तो a धन b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, a माइनस बी की जगह 4 रखेंगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर धन 4 गुणे ab की जगह कितना रखेंगे 5, तो ab की जगह 5 रख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर था, अब इस स्क्वायर को बराबर के इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा रूट में। ठीक है, तो a धन b बराबर हो जाएगा करनी में 4 का स्क्वायर 16 धन 4 गुणे 5 यानी कि 20, तो a धन b बराबर कितना हो जाएगा करनी में 36 और करनी में 36 कितना आता है दोस्तों 6, तो a धन b बराबर कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे दोस्तों हमें a धन b का जो मान है वह 6 पता चल गया, यही हमें निकालना था a धन b का मान, क्योंकि जब हम a क्यूब प्लस b क्यूब का मान निकालने का प्रयास कर रहे थे तो हमें a धन b के मान की जरूरत पड़ रही थी, तो इसीलिए हमने a धन b का मान निकाला है यहाँ पे। ठीक है, अब a धन b का जब मान हमें पता चल गया दोस्तों तो इसी जो पहला समीकरण मैंने आपको बताया था इसी समीकरण में हम लोग a धन b का मान रख देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a धन b की जगह क्या रखेंगे 6, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब ऋण 3ab यानी कि 3 इंटू 5 और a प्लस बी की जगह 6, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर हो जाएगा 6 का क्यूब होता है 216 ऋण 3 गुणे 5 15 और 15 छक 90,
तो हो जाएगा ऋण 90। अब 216 में से 90 घट जाएगा तो हो जाएगा 126। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का मान हमको मिल जाएगा 126। यही हमें मान निकालना था a क्यूब प्लस b क्यूब का। इसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 16, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेंटीमीटर है। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा 6 सेंटीमीटर चौड़ा हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक घनाकार लकड़ी का टुकड़े का आयतन दिया गया है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई दे दी गई है। बस आपको क्या निकालना है, उस घनाकार लकड़ी के टुकड़े का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। आयतन पता है, लंबाई चौड़ाई पता है, बस ऊंचाई हमको निकालना है। और तो लकड़ी का जो टुकड़ा है वह घनाकार है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब आयतन हमें पता है, आयतन है 264, तो आयतन की जगह 264 रखेंगे और लंबाई हमें पता है 8, चौड़ाई पता है 6 और ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तब यहाँ पर दोस्तों ऊंचाई को एक तरफ अगर हम लोग लिखना चाहें तब किस प्रकार लिखेंगे, ये 5 और 6 जो आपस में गुणे में है ये बराबर के इधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं ऊंचाई बराबर 264/8 गुणे 6। 8 से 264 को काटेंगे तो 8 त्रिक 24 और फिर बच गया 24, तो 3 बार फिर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा 33/6। या फिर इसे लिख सकते हैं हम लोग 3 से ऊपर नीचे काट देंगे तो 11/2। या फिर ऊंचाई बराबर कितना लिख सकते हैं, ऊंचाई बराबर 5.5 सेंटीमीटर। अब इस घनाकार लकड़ी की जो ऊंचाई होगी वह 5.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक खंबे को 2/5 सेकंड में। ठीक, तो रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको दोस्तों दो केस दिया गया है। एक ही रेलगाड़ी है, वह 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर रही है और कह रहा है कि वही रेलगाड़ी एक खंबे को 2/5 सेकंड में पार कर रही है। तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई और चाल बताना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए उत्तर संख्या 17, माना रेलगाड़ी की जो लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग रेलगाड़ी की लंबाई को मान लेते हैं x मीटर है। ठीक है, अब कहा है दोस्तों प्रश्न में कि रेलगाड़ी जो है वह 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग रेलगाड़ी की चाल निकालते हैं। चाल भी पूछा है, तो लंबाई हमने मान लिया है x। अब हम लोग चाल निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यह फॉर्मूला सबको पता होगा आपको। तो चाल बराबर कितना हो जाएगा, दूरी कितनी चल रही है 120 मीटर प्लेटफॉर्म को, जैसे ये प्लेटफॉर्म है 120 मीटर लंबा दोस्तों और इसके पे एक रेलगाड़ी चल रही है, एक रेलगाड़ी चल रही है जिसका खुद का जो लंबाई है वह x है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों x दूरी जब रेलगाड़ी चल लेगी तब उसके बाद यह प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगी, पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगी। इसका पिछला सिरा जो है वह प्लेटफॉर्म के अंतिम सिरे पे टच हो जाएगा। ये समझ लीजिए एक सीध में आ जाएंगे, जो रेलगाड़ी का पिछला सिरा है और जो प्लेटफॉर्म का पहला सिरा है, यहाँ पे जहां से रेलगाड़ी घुस रही है प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो अब इसके बाद दोस्तों रेलगाड़ी पार करने के लिए, प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए फिर 120 मीटर चलेगी। ठीक है, तो 12 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए जो रेलगाड़ी दूरी तय कर रही है वह पहले देखिए x तय कर रही है, x दूरी। ठीक है, अपने लंबाई के बराबर, फिर 120 मीटर दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल जब हम लोग लिखेंगे तो दूरी बटे समय लिखेंगे। अब दूरी आपको पता चल गया कि दूरी कितना तय कर रही है, रेलगाड़ी x धन 120 मीटर इतना दूरी तय कर रही है और समय आपको दिया ही गया है कि 12 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो x धन 120/12 हो जाएगा रेलगाड़ी का चाल। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, देखिए कि रेलगाड़ी एक खंबे को 2/5 सेकंड में पार करती है। तो दोस्तों रेलगाड़ी जब एक खंबे को पार करेगी, रेलगाड़ी का एक खंबे को पार करने का मतलब क्या है दोस्तों, रेलगाड़ी अगर एक खंबे को
पार कर रही है जिसकी लंबाई x है, तो जब इस खंबे को पार करने के लिए दोस्तों रेलगाड़ी को कितना चलना पड़ेगा? रेलगाड़ी को चलना पड़ेगा अपने लंबाई के बराबर। जब रेलगाड़ी का अगला सिरा खंबे के सीध में होगा, उससे रेलगाड़ी का जो पिछला सिरा खंबे के सीध में होगा, तब तक रेलगाड़ी जो दूरी तय करेगी दोस्तों, वही खंबे को पार करने के लिए चली गई दूरी होगी, और यह दूरी किसके बराबर होगी? रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी। तो रेलगाड़ी को एक खंबे को पार करने के लिए अपने लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे जब हम लोग रेलगाड़ी की चाल लिखेंगे तो वह लिखेंगे दूरी x बटे समय कितना है? 2 सही 2/5, यानी कि 5 का गुणा 2 में तो 10 धन 2, 12/5। तो 12/5 सेकंड यहाँ पे खंबे को पार करने में ले रही है दोस्तों। तो दूरी x बटे 12/5 हो जाएगा, और इस 5 का गुणा ऊपर अंश में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x बटे 12। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपको चाल मिल रहा है 5x बटे 12, और इससे पहले प्लेटफॉर्म को जब पार कर रही थी ट्रेन, तब हमने चाल निकाला था x धन 120 बटे 12। ठीक दोस्तों, ट्रेन वही है तो चाल भी समान होगी। ठीक है, तो चाल में कोई परिवर्तन होगा नहीं, रेलगाड़ी की चाल हमेशा समान है, तो इसीलिए जो दोनों चाल हमने निकाला है वह आपस में बराबर होंगे। तो दोनों को बराबर दिखा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x/12 बराबर x प्लस 120/12। ठीक, अब ये दोनों 12 आपस में कट जाएंगे दोस्तों जो हर में है, या फिर आप तिर्यक गुणा करेंगे तो भी वही आप 12 को काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों 12 आपस में कट जाएंगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद 5x बराबर आपको मिल जाएगा x धन 120, या फिर इस x को आप इधर भेजेंगे तो घट जाएगा 5x में से, तो यहाँ हो जाएगा 4x बराबर 120, या फिर x बराबर कितना लिख सकते हैं? 120 में 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 30। तो x का मान 30 मीटर आ जाएगा, मतलब कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वह 30 मीटर हो जाएगी। अब रेलगाड़ी की लंबाई आपको पता चल गई दोस्तों, तो चाल आप निकाल सकते हैं। चाल कितना था? 5x/12 था, तो इसी में वैल्यू रख दीजिए आप x की। अब चाल दोस्तों दो तरीके से हमने निकाला था, किसी एक में आप x की वैल्यू रख देंगे तो आपको चाल पता चल जाएगा। तो 5x/12 में हमने रख दिया है x का मान, तो ये हो जाएगा 5 × 30/12। अब 3 से ऊपर नीचे काटेंगे तो 12 4 बार में और 30 10 बार में कट जाएगा, यानी कि चाल कितना आ जाएगा? 25/2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन दोस्तों प्रश्न में आपसे जो पूछ रहा है, वह पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मीटर पर सेकंड में आया है। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए दोस्तों 18/5 से गुणा किया जाता है। तो 25/2 में 18/5 से हम गुणा कर देंगे तो हमें चाल मिल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में, और कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, 5 9 45 होता है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल हमको मिल गई। इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 18 है, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको माप वर्ग अंतराल दिया गया है, और प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता आपको दी गई है, मतलब कि इस वर्ग अंतराल में संख्याएं कितनी बार आई हैं यह आपको बारंबारता दिया गया है। इसी को आपको आयत चित्र के द्वारा दिखाना है। ठीक है, आयत चित्र पे कैसे बनाते हैं देखिए, उत्तर संख्या 18। अब देखिए आयत चित्र हम यहाँ पे किस प्रकार बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे दोस्तों आपको माप दिखा देना है, माप जो आपको यहाँ पे माप दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है, इसको आपको यहाँ पे प्लॉट कर लेना है। अब सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि जो वर्ग अंतराल जो माप दिए गए हैं वह किस प्रकार दिए गए, जैसे 0 से 10 दिया है, फिर 10 से 20 दिया है, फिर 20 से 30 दिया है, फिर 30 से 40 दिया है। तो इसी प्रकार यहाँ पे आप चिन्ह भी बना लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 का। और इसके बाद देखिए बारंबारता यहाँ कितना दिया गया है, 2, 8, 15, 20, 16, 6। तो इस प्रकार आप 20 तक बारंबारता भी बना दीजिए। अब यहाँ पे 0 से 10 के बीच में आप देखेंगे तो बारंबारता कितना है दोस्तों, बारंबारता है यहाँ पे 2।
तो आपको इसको मिला देना है इस प्रकार और यहाँ 10 पे लाके मिला देना है, ठीक है। तो 0 से 10 के बीच के बारंबारता आपने दिखा दी यहाँ चित्र में। अब इसी को पूरा हम लोग करेंगे और इसी पूरे चित्र को दोस्तों आयत चित्र कहते हैं, ठीक है। अब 10 से 20 के बीच में आप देखेंगे दोस्तों, 10 से 20 के बीच में बारंबारता कितनी है? 8। तो यहाँ पे आप देखेंगे बारंबारता 8 और 10 से 20 के बीच में आपको मिला देना है, ठीक है। तो बारंबारता 8 है 10 से 20 के बीच में, तो इसे आप मिला लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार हो गया। अब इसी प्रकार दोस्तों आपको 20 से 30 के बीच में देखना है, तो बारंबारता 15 है। तो अब 15 पे आप निशान लगा लीजिए 20 से 30 के बीच और इसको मिला लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे 30 से और 40 के बीच में दोस्तों, 30 से 40 के बीच में बारंबारता 20 है, तो फिर यहाँ से मिला लेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार 40 से 50 के बीच में बारंबारता 16 है, तो दोस्तों इसको मिला दीजिए। अब इसके बाद आप देखेंगे लास्ट 50 से 60 के बीच में बारंबारता कितना है? 6 है, तो 6 पे आप मिला दीजिए इस प्रकार, ठीक है। तो ये पूरा दोस्तों आपका आयत चित्र यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। इसी को आयत चित्र कहते हैं। बस इतना ही आपको बनाना था दोस्तों। एक्स एक्सिस पे माप को दिखा देना था और वाई एक्सिस पे बारंबारता को, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों सभी प्रश्न, जितने भी 18 प्रश्न पूछे गए थे आपके पेपर में, सभी प्रश्नों को दोस्तों मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व करा दिया है। आपको इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सभी जितना भी दोस्तों हम कराते हैं सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे देते हैं। तो टेलीग्राम पे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम ऐप आप खोलेंगे, टेलीग्राम ऐप, तो वहां पे आप जब टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करेंगे, टारगेट यूपी टेट सीटेट जब आप लिखेंगे दोस्तों, तो वहां पे आपको हमारा चैनल का लोगो मिल जाएगा, TUC लिखा हुआ, ठीक है। तो यह आप लोग दोस्तों सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहां पे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन, सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और पीडीएफ मिलते रहेंगे। और दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए दोस्तों। सभी जगह बहुत ही आसानी से मैंने सभी प्रश्नों को बता दिया है, सॉल्व करके दिखा दिया है। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो भी पेपर सॉल्व करेगा उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, वह कॉन्फिडेंट भी फील करेगा कि हाँ हम पेपर सॉल्व कर लेंगे अच्छे से एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों बहुत जरूरी है, इस वीडियो को आप सभी को शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक अगर दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब जैसे ही रेड कलर का बटन नीचे आपको दिख रहा होगा, इसी प्रकार सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जब इस पे आप क्लिक कर लेंगे तो एक बेल आइकन बन के आ जाएगा, उस पे आप ऑल कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस जो है दोस्तों वह आपको समय पे मिलती रहे, कोई भी वीडियो आपकी छूटे नहीं, ठीक है। अगर आपकी कोई वीडियो छूटेगी नहीं तो आपके नंबर भी कम नहीं होंगे। आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके नंबर 25 में 25 आएंगे दोस्तों। बहुत आसान है, 25 में 25 आप स्कोर कर लोगे। जितना मैंने पढ़ाया है गणित में उतना आप पढ़ लोगे तो आप 25 में 25 स्कोर करके ही आओगे। और यहाँ ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों, मैथ की प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो सभी वीडियोस जितना मैंने पढ़ाया है, क्लासेस राजन, पवन, प्रीवियस ईयर जो भी मैं करा रहा हूँ सभी आपको उस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। और इसी प्रकार सभी विषय आपको करा दिए गए हैं, सभी विषयों के हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीग्राम पे। तो सभी विषयों को आप दोस्तों पढ़िए, सभी विषयों को देखिए, बहुत ही कम समय में बहुत बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं। आप जब यहाँ पे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है कि आपके पूरे सेकंड सेमेस्टर को हमने ऐसे पढ़ा दिया है जैसे आपको क्लास में भी नहीं पढ़ाया जाता है, आपके कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया जाता। तो आप पूरी ईमानदारी रखिए और सभी वीडियोस को देखिए और अपने नंबर आप अच्छे लेकर के आइए, ठीक है दोस्तों। तो सभी विषयों को पढ़ना मत भूलिएगा। अब इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके मुझे बताइए। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वो भी कमेंट करके मुझे बताइए, कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट करके बताइए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही चैनल के साथ आप बने रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।